हेलो गाइस, आज हम लोग सुप्रीम सेंस लव डेप्थ्स मानवा स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आप लोगों को इस मानवा का सबसे मजेदार पार्ट बताने वाला हूं, जिसमें कि अपना एमसी जितनी भी फीमेल्स के साथ में मिलता है वो सभी उसको धोखे से उसके साथ में बाजाबाजी कर लेती हैं, जिस चीज के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता है। और अब आप लोग समझ सकते हैं कि आगे की स्टोरी कितनी मजेदार होने वाली है। लेकिन अपना जो एमसी है पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा होता है, इतना ज्यादा पावर हाउस है। और जरा सीक्रेट को रिलीज ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ज्यादा हाईटेक फ्यूचरिस्ट सिटी दिखाया जाता है, जिसमें कि एमसी में बताता है पिछली जिंदगी में वो ऐसा कहते हुए एक जगह से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे नीचे खड़ी पब्लिक उसको देख के चिल्ला के कहती है रिवर्ट वन, रिवर्ट वन, रिवर्ट वन। और मैं आपको बता दूं, जो रिवर्ट वन का टाइटल है वो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन को दिया जाता है। उन लोगों को इस तरह से कहते हुए देखकर अपना एमसी हम लोगों को बताता है हमारे यहाँ की वॉर 500 सालों से चल रही थी। अनगिनत जिंदगियों का सेक्रीफाइस करने के बाद आखिरकार आज सब कुछ खत्म हो चुका है। सारी पब्लिक की ऐसी बात सुनकर अपना हीरो बहुत जरा जोश से भरता हुआ चिल्ला के कहता है जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ अब इस दुनिया में कोई भी वॉर नहीं होगा। एमसी की इस तरह की लाजवाब बात सुन के सारी पब्लिक बहुत ज्यादा खुश होते हुए चिल्ला के कहती है हमारे देश में शांति लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिवर्ट वन। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रिवर्ट वन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टाइटल है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके अपने रिवर्ट वन के थ्रोन की तरफ चला गया था, जहाँ पर उसके लिए थ्रोन बनाया गया था। अपना एमसी वहाँ पे अपनी पावर को यूज करके उड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। और आज इतने सालों की लड़ाई के बाद जब वो वहाँ पे बैठने के लिए जा रहा था तो वहाँ पे वो हमको बताता है 500 साल पहले जब पूरी दुनिया भयानक परिस्थितियों से जूझ रही थी, तभी अचानक से सभी लोगों को डिवाइन पावर मिलने लगी। और उस अंधकार से भरे हुए समय में जिसे हम लोग अपना खत्म होने का समय कहते हैं वो शुरू हुआ। और ना खत्म होने वाली वॉर ने 500 सालों तक देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लोगों के ऊपर करे हुए बहुत ढेर सारी रिसर्च और मौकों को हासिल करने के बाद मैं आज यहाँ पर बन पाया हूँ। आखिरकार मैंने लिंग युनफेंग ने अपने सामने आने वाली हर रेस एक लड़ाई को जीतते हुए इस जगह को आज हासिल कर लिया। तब जाकर इस दुनिया में शांति के नए युग का शुरुआत हुआ है। और उसके इतना बताने के बाद में हमें अपना एमसी दिखाते हैं, जो कि वहाँ पर अपने थ्रोन के ऊपर बहुत मजे से आराम कर रहा था। उस सिंहासन के मजे लेते हुए वो हमको बताता है मैं आखिरकार ये सब करके आज यहाँ पर आराम कर सकता हूँ, साथ ही उस शांति के रियर मूवमेंट को भी मजे ले सकता हूँ। जब वो वहाँ पे आराम कर रहा था तभी एक लड़का बड़ी स्पीड में उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसके पैरों की आवाज सुन के अपना एमसी कहता है जैसा कि मैंने तुमको पहले ही कहा है, जब मैं यहाँ पर हूँ तो किसी को भी मुझे परेशान करने की परमिशन नहीं है। दूसरे साइड खड़ा लड़का वहाँ पे हंसते हुए कहता है लेकिन मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारा ये नियम मुझ पर लागू नहीं होता। मैंने सही कहा ना? एमसी वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि तुम मेरे सबसे ज्यादा शरारती भाई हो। क्या हो गया? उसका भाई वहाँ पर एक कार्ड को बाहर निकालते हुए कहता है ये देखो, ये टाउ सेट के एक अल्फा से मुझे नेगेटिव चार्म लेटर मिला है। अपने भाई के मुंह से टाउ सेट की बात सुन के अपना एमसी वहाँ पर पसीने पसीने होते हुए पुरानी बात को याद करते हुए कहता है क्या कहा? टाउ सेक्ट? ये तो जियान फेंजियो का सेक्ट है। फिर वो औरत मुझसे मदद क्यों मांगेगी जो कभी किसी से मदद नहीं मांगती? ये तो उसके लिए बहुत जरा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और वो तुमको एक नेगेटिव चार्म क्यों भेजेगी, जिसको भेजने के लिए सारे सेट के मेंबर्स को सहमत करना पड़ता है पहले। इसी के साथ वहाँ पर अपना हीरो उस नेगेटिव चार्म को या बोले तो उस तिलिस्मान को अपने पास घसीट लेता है। फिर अपने भाई से बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसका भाई भी उसको जानता था और वहाँ से जाते हुए कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ युनफेंग। दूसरे साइड में अपना हीरो युनफेंग उस नेगेटिव तिलिस्मान को देख रहा था। तभी वहाँ पर कुछ सोचते हुए उसके पसीने आ रहे थे और वो घबराते हुए मन में कहता है अचानक से मेरे मन में वो बेइज्जती भरी बातें क्यों याद आ रही हैं। उसके कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है जब अपना हीरो कहीं पे बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था और वो हमको आगे बताता है 15 साल पहले जब मैं एक बर्फीले कुंड में प्रिमोडियल कोर की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक से एक लड़की पेड़ों के बीच में से कूदती हुई आगे की तरफ आती है और सीधे दोस्तों जहाँ पर अपना हीरो कल्टीवेशन कर रहा था उसके सामने आकर
खड़ी हो जाती है। अपना हीरो उस पल को याद करते हुए कहता है, जिंदगी और मौत के आखिरी क्रिटिकल मोमेंट में उस लड़की ने मुझे देखा। वो लड़की पूरी तरह से टूट गई थी। उसको सेंस करने के साथ में ही तभी अचानक से अपना हीरो आंखें खोलता है और जब पीछे की तरफ देखता है तो वो लड़की अचानक से वहाँ से जंप करते हुए सीधे अपने हीरो के फेस के सामने आकर गिरती है। और ऐसा होने के साथ में ही युन फैंग को वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद में वो पानी पानी हो गया था। लेकिन शॉक्ड होने वाली बात तो ये थी, वो लड़की वहाँ पर आने के साथ में ही युन फैंग के गले लग गई थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर युन फैंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो जो कि मेरे कल्टीवेशन में डिस्टर्ब कर रही हो। लेकिन दूसरे साइड जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए युन फैंग को गले लगते हुए देखकर वो लोग गलत फहमी में आकर चिल्ला के कहते हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी ग्रेट हो कियान फेंजियो। तुम उस मैनिया पोशन के इफेक्ट में आने के साथ में ही इतना ज्यादा भावुक हो चुकी हो, एक आदमी के गले लग गई। तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पावरफुल फीलिंग जाग गई और फिर भी तुम यहाँ पर आ गई हो इस आदमी की मदद लेने के लिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम दोनों को मार डालेंगे। इस बात को कहते हुए वो निंजास अपने हीरो और उस लड़की को मारने के लिए बड़ी स्पीड में आगे जा रहे थे। लेकिन जैसा कि हमको मालूम ही है, अपना हीरो स्टार्टिंग से ही बहुत पावरफुल था। वो वहाँ पर अपने हाथ को उठाते हुए कहता है, पानी को स्वॉर्ड में बदलने की टेक्निक। उसके ऐसा कहने के साथ में 3 पावरफुल स्वॉर्ड्स उन निंजास को वहाँ पे बीच से काटते हुए आगे निकल गई थी। दूसरे साइड में अपना हीरो उनको मारने के बाद में कियान जुयू को अपनी गोद में लेके पानी के बाहर आ गया था। दोस्तों ये फर्स्ट एपिसोड था। मुझे बताइए क्या आपको देखने में मजा आया? वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना हीरो पानी में निकलने के बाद कियान युजियो को गोद में लिए हुए आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, जिसके इफेक्ट के कारण उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी नसें तनने लगी थी। अपने साथ में ऐसा होते हुए देखकर युन फैंग घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, मेरे अंदर इस तरह की एनर्जी जगह बना रही है, मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए युन फैंग वहाँ पे उस लड़की को वहीं जमीन पे रख के आगे की तरफ बढ़ गया था। साथ ही आगे बढ़ने के बाद में वहाँ पर कल्टीवेशन के पोज में बैठ जाता है, जिसको करने के कारण उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और वहाँ पे अपने मन में कहता है, मुझे अपनी सांसों को रोकने के ऊपर फोकस करनी होगी और सीधे अपनी एनर्जी ऑरिजिन के मेरिडियंस को कंट्रोल करना होगा। जब वो ऐसा कर रहा था तभी अचानक से उसकी छाती के ऊपर एक हाथ आके रुकता है। उस हाथ को महसूस करने के साथ में ही युन फैंग अपनी आंखों को खोलता है तो वो लड़की वहाँ पर उसको बहुत प्यार से ब्लश करते हुए देख रही थी। उसकी हवस भरी निगाहों को देखकर अपना हीरो युन फैंग बहुत सारा कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन तभी उस लड़की को वहाँ पर इतने ब्लश करके हंसते हुए देखकर अपना हीरो घबराते हुए मन में कहता है, आखिर ये लड़की मेरे साथ में क्या करना चाहती है, मैं इसे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। इस तरह की कोई भी बाजाबाजी वाली हरकत मेरी सारी कल्टीवेशन को खराब कर सकती है। इस बात को फील करने के साथ में युन फैंग वहाँ पे चिल्ला के कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे साथ में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती। युन फैंग के ऐसा कहने के बाद में भी उस लड़की के ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ पे वो उसकी तरफ वैसे ही प्यार से देखते हुए कहती है, तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो, ये बहुत इमरजेंसी है, मुझे तुम्हारी बॉडी का यूज करते हुए अपने आप को डिटॉक्स करने की जरूरत है। उसको ऐसा कहते हुए देखकर युन फैंग के पसीने छूट गए थे। वो लड़की तभी अचानक से अपने हीरो युन फैंग के मुंह में मुंह डालते हुए बहुत तगड़े तरीके से मलिका शरावत और इमरान हाशमी के तरीके, दोस्तों, भीगे होठ तेरे प्यासा मन मेरा लगे अब्र सा, मुझे तन तेरा। बस दोस्तों इसी गाने को मन ही मन में गुनगुना रहे थे। युन फैंग जब उसको ऐसा करते हुए देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अगले ही पल दोस्तों जिस तरह से ड्रैगन फ्लाई आपस में बाजाबाजी कर रहे हैं, हमारा डायरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा है जो कि इस चीज को समझ सकता है कि छोटे बच्चे भी देखते हैं तो इसी चीज से फीलिंग कर सकते हो आप कि अपना MC भी वहाँ पर उसके साथ में चिपक कर खूब मजे से बाजाबाजी कर रहा था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर अपना MC उसके साथ में जबरदस्ती इस तरह की हुई बाजाबाजी के कारण बुरी तरह से लालम लाल हो चुका था और तब भी वहाँ पर अपने आप को कल्टीवेशन करते हुए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरे साइड में वो लड़की अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के बाद खूब मजे से अंगड़ाई लेते हुए दोस्तों वहाँ पर उठने के साथ में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। कियान फेंजियो अपने हीरो को पीछे कल्टीवेशन करते हुए देख कर कहती है, याद रखना मेरा नाम कियान फेंजियो है, फ्यूचर में कभी भी तुम मुसीबत में पड़
जाओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन दूसरे साइड यूनफेंग इस बाजाबाजी के कारण उसको जाते हुए देखकर वहाँ पे वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर वहाँ पर गुस्साते हुए अपने मन में कहता है, देखा बस यही है, वो ऐसे ही चली गई। उसने मेरी वेल रेपुटेशन को यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। मैं उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बस एक टूल बन के रह गया। कियान फेंजेई, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर उसको वही नेगेटिव चार्म मिला था। वहाँ पर वो इस चीज को सोचते हुए अपने मन में कहता है, सच में यार वो कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल यादें हैं। उसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया था मानो मैं बस उसके लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन टूल की तरह हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो एक बार फिर उससे मिला था। वहाँ पर वो हमें बताता है, जब मैं उस वॉर के बाद में उससे मिला, उस जगह पर सारे डार्क सेट इकट्ठा होकर मिलने वाले थे। मैं उस लड़की को देखने के बाद वहाँ पर हैरान हो गया था, लेकिन तभी वो लड़की मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम कियान फेंजियो है, टाउ सेट से हूँ। जब अपना हीरो उसको इस तरह से अनजानों की तरह मिलते हुए देखता है तो वहाँ पर गुस्साते हुए अपने हाथ को बढ़ा के कहता है, मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग इससे पहले भी मिल चुके हैं। वो लड़की वहाँ पर अपने बाल झटकाते हुए आगे बढ़ के कहती है, सच्ची में ऐसा हुआ है क्या? लेकिन मुझे तो इस तरह का कोई भी आदमी का चेहरा याद ही नहीं है। फिर उसके कुछ समय बाद दोबारा से अपना हीरो और कियान फेंजियो मिलती हैं, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए हमें बताता है, इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात ये है कि हम लोगों के कई बार एक साथ लड़ने के बाद भी उसने मेरे साथ में उसी तरह से ना पहचानने का व्यवहार किया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा बहादुरी है जो कि किसी आदमी को भी मात दे सकती है। वो शांति को हासिल करने के लिए हर तरह का रिस्क उठाने के लिए तैयार थी। बहुत सालों की लड़ाई के बाद वो ताऊ सेट की न्यू अल्फा बन गई। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दोबारा से कियान फेंजी को दिखाते हैं, जो कि उस तिलिस्मान के अंदर से अपीयर होते हुए कहती है, आज आधी रात को हमें एक जरूरी मामले के लिए ताऊ सेट के पीछे की पहाड़ी के पास में मिलना होगा। तिलिस्मान के अंदर के उस मैसेज को देखने के बाद अपना हीरो मन में कहता है, जब बुरी पावर पहले से ही कंट्रोल में है तो किस तरह की परेशानी आ पड़ी जो इसे निगेटिव चार का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके हमें ताऊ सेट की पहाड़ी के पीछे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर शायद से कोई फेट चल रहा था और वहाँ पर आसमान में बहुत ढेर सारी वही दोस्तों जो हम लोग दिवाली में लेके आते हैं और उड़ाने की कोशिश करते करते उसी को जला देते हैं, वही उड़ रही थी। जैसा कि अपना हीरो उससे मिलना चाहता था, तुरंत वहाँ पर टाइम को निकालते हुए वहाँ पर आ जाता है और उस सारी सीन को देखकर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, ये तो वही जगह है जहाँ पर मेरे साथ में उस दिन अत्याचार हुआ था और मेरा मन अपमान की यादों के साथ में भर गया। फिर वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए खासकर एक जगह के अंदर जाने लगता है। जब अपना हीरो वहाँ पर कियान फेंजियो का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, रिवर वन, तुम तो पहले ही यहाँ पर आ चुके हो। उस आवाज को सुनने के बाद अपना हीरो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, टाउ सेट की अल्फा कियान फेंजियो, सच बात तो ये है तुमने जो नेगेटिव चार्म का इस्तेमाल किया था उसको जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और दोस्तों इसी के साथ हमें कियान फेंजियो का सीन दिखाते हैं, जो कि टाउ सेट की अल्फा बनने के बाद में पूरा चेंज हो चुका था। वहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ रही थी और इसी के साथ वहाँ पर यूनफेंग के वो सामने जाकर बैठ गई थी। और जैसा कि दोस्तों हम लोग को मालूम ही है, ये सारे के सारे कल्टीवेटर हैं, तो नॉर्मल चीजें कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर वो अपनी पावर को यूज करते हुए एक कप और केतली बना लेती है, जो पानी उसके बगल में बह रहा था। साथ ही वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके वो सीधे उस पानी का इस्तेमाल करके उस केतली को भर लेती है। अब पता नहीं दोस्तों वहाँ पर ये साला पानी गर्म कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। शायद ये भी कल्टीवेशन के पावर के कारण ही हुआ होगा। वहाँ पर वो उसके कप में पानी भर के अपनी पावर को यूज करते हुए उसको देते हुए कहती है, ये एक बहुत अच्छी चाय है, इसे ट्राई करो। यूनफेंग भी दोस्तों कोई आम इंसान नहीं है, इन सबसे बहुत ज्यादा हाई लेवल में बैठा हुआ था। उसके इन सारे हाव भाव को देख रहा था और उस चाय को पीते हुए कहता है, मैं बस यहाँ पर जानना चाहता हूँ आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। कियान फेंजियो भी बड़े आराम से चाय को पीते हुए कहती है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, ये बस तुम्हारे बेटे के बारे में है। अपना हीरो वहाँ पे कुछ नहीं समझ पाता और आगे कहता है, अच्छा तो हमारे बेटे को क्या हुआ है। लेकिन तभी दोस्तों जब वहाँ पे वो अपने बेटे के बारे में सुनता है तो कंट्रोल खो देता है और सीधे कियान फेंजियो के मुंह के ऊपर जितनी भी चाय पी थी सारे की सारी प्रेशर से थूक देता है। फिर घबराते हुए चिल्ला के कहता है, तुमने अभी क्या कहा, हमारा बेटा, ये कैसे हो सकता है। यूनफेंग के इस तरह से मुंह पे थूके जाने के बाद में भी कियान फेंजियो नॉर्मल होके कहती है, तुम्हें इस समय शांत होने की जरूरत है। लेकिन तभी अपना हीरो उसी मेज के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम,
क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रही हो? तुमने और मैंने बहुत बार लड़ाई करी है, लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता या कोई भी फीलिंग नहीं रही है। ये कैसे हो सकता है कि हमारा बेटा हो? लेकिन तभी अपने हीरो के मन में अपने उसी कल्टीवेशन वाले बाजाबाजी के टाइम का ट्रिगर होता है और वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम उसी बेकार चीज के बारे में बात कर रही हो जो मैंने तुम्हारे लिए करी थी वहाँ पे? उसको इतना हैरान होते हुए देखकर कियान फेंजी उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने बस वहाँ पर तुम्हारा डिटॉक्सिफिकेशन के बहाने बस इस्तेमाल किया था। और इस बात को सुनने के बाद तो अपने हीरो को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वहाँ पे वो बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था और तुमने आज इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उन सभी लड़ाइयों के दौरान जो हमने साथ में लड़ी, तुमने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। यहाँ तक कि मुझे ये भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वो जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरा भ्रम था। उसको इतना चिल्लाते हुए देखकर कियान फेंजी भी थोड़ा सा पसीने पसीने हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कंट्रोल करते हुए कहती है, क्या तुम अभी शांत हो सकते हो? मैं मानती हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है। किसी को पता हो कि वो बाप बन चुका है और भी इतने साल बीत गए हैं तो वो कैसे शांत हो सकता है। इसीलिए अपना हीरो भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? मैं अपनी पूरी जिंदगी हर एक औरत के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहा हूँ। मैंने कभी भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं किया उनके लिए, लेकिन तुमने उस दिन डिटॉक्सिफिकेशन का बहाना बनाते हुए मेरा इस्तेमाल किया। उस दिन से पहले मैंने आज तक 61-62 भी नहीं किया था, और तो और उसके बाद तुम चली गई। अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए धन्यवाद तक नहीं दिया। उसकी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनने के बाद तो अब तो कियान फेंजी भी वहाँ पर बुरी तरह गुस्सा चुकी थी। फिर वहाँ पर वो भी उस मेज के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, क्या तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद कर सकते हो? क्या तुम पूरे सेट को हमारे बाजाबाजी के मामले के बारे में बताने के लिए किसी इंसान के आने का इंतजार कर रहे हो? उसको इतना ना गुस्से में देख कर दोस्तों वहाँ पर यूनफैंग भी अपना मुंह को पकड़ के बैठ गया था और इधर उधर देखने लगा था, कहीं कोई इंसान तो नहीं है इस चीज को सुनने के लिए। तभी वहाँ पर कियान फेंजी उदास होते हुए ब्लश करके कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम वो इंसान नहीं हो जिसने मेरे साथ में गलत काम किया है। उसकी बात को सुन के तो अपने हीरो के भी पसीने छूट गए थे और शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया। वो जो कुछ भी हुआ मेरी गलती नहीं है। लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो किया तो मैंने ही है। कियान युनजी भी कहती है, हाँ इसमें मेरी गलती भी है। यही कारण है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको अपने बेटे के होने के बारे में जानना चाहिए या उसका पिता बनना चाहिए। लेकिन इस बार जो भी है, जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी अपना हीरो चिल्ला के कहता है, टॉक टू माई हैंड, यहीं पे रुक जाओ। उसके ऐसे इंटेंस एक्शन को देखकर कियान फेंजी शॉक्ड होते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? फिर वहाँ पे वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे शांत होने के लिए कुछ समय दे सकती हो? और इसी के साथ वहाँ पे वो अपनी पावर को यूज करते हुए जो कप और केतली रखी थी सीधे वहाँ पर अपने हाथ में ले लेता है और बहुत ज्यादा हेजिटेशन होने के कारण उसको वहाँ पर गुड 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 करके पूरा का पूरा पी लेता है। थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत करने के बाद में वो अपने पास से एक एलेक्सर को बाहर निकालता है और साथ ही वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस एलेक्सर के अंदर इंजेक्ट करता है। और उसके ऐसा करने के साथ में ही वो एलेक्सर वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था और टूटने लगा था। थोड़ी देर बाद ऐसा होने के साथ में ही वो एलेक्सर एक बहुत प्यारी और सुंदर अंगूठी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस अंगूठी को यूनफैंग कियान फेंजी की तरफ आगे बढ़ा देता है। इसको देखने के बाद तो वो भी वहाँ पर शॉक्ड हो गई थी और वहाँ पर बढ़ाते हुए कहता है, मुझे पता है कि हमारे पास इस रिश्ते का कोई भी बुनियाद नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बच्चा है। मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए और तुम शादी के लिए अपनी पसंद का दिन भी चुन सकती हो। यूनफैंग को इतनी जल्दी कदम आगे बढ़ाते हुए देखकर कियान फेंजी उसको रोकते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पहले बात खत्म करने का मौका तो दो। फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे साथ में शादी करने का कोई भी प्लान नहीं किया है। अपने प्रपोजल को इस तरह से रिजेक्ट होते हुए देखकर यूनफैंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे से क्या मजाक कर रही हो? फिर तुमने मेरे बेटे को अभी तक इतने प्यार से संभाल के क्यों रखा है? उसको गुस्सा करते हुए देखकर कियान फेंजी कहती है, क्योंकि। लेकिन जैसे ही कुछ आगे बोलने वाली थी वहाँ पर वो बिल्कुल शांत हो जाती है और साथ ही वहाँ पर दोस्तों अपनी मुलायम मुलायम गोल गोल तशरीफ को उठाकर अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके कान में जाकर कहती है, ब्ला 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 ब्ला। हाँ दोस्तों सच में यही लिखा है यार। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे कर दूं? जो कोई भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकार है ब्ला ब्ला का कमेंट करके जरूर बताए आखिर इन दोनों के बीच में बात क्या हुई। कियान फेंजी की बात सुनने के बाद अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर तुम इस तरह की बात
साथ क्या कर रही हो। जब वो इस तरह से गुस्साता है तभी अचानक से उन दोनों के दोस्तों जो होंठ थे और जो फेस था दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था, जिस चीज के कारण वो दोनों वहाँ पे ब्लेस करने लगे थे। अपने बीच में इस तरह की फीलिंग को आते हुए देखकर तुरंत वहाँ पे कंट्रोल करके साइड हो जाते हैं। वहाँ पर अपना हीरो खांसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वापस जा रहा हूँ और चीजों का पता लगाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद जवाब दूंगा। क्या कहा था कियान फेंजू ने, ये भी दोस्तों हम लोग को आगे ही एपिसोड में पता चलने वाला है। इस बात को बोलने के बाद में यून फेंग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको जाते हुए देखकर कियान फेंजू कहती है, रुको, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तभी वहाँ पर अपना हीरो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहना है अब तुमको। वहाँ पर फेंजी ब्लश करते हुए कहती है, जब मैंने तुमको हमारे बेटे के बारे में बताया तो क्या तुमको कभी कोई शक नहीं हुआ। मैं तुम्हें झूठ भी बोल सकती हूँ। फिर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं तुमको ईमानदारी से कहूँ तो आपके बारे में मेरी पहली राय बहुत अच्छी नहीं थी। तुम बहुत स्वार्थी, घमंडी और बदतमीज थे। कियान फेंजी उसकी बात सुनकर वहाँ पे गुस्से के कारण उस मेज को इतनी कस के पकड़ती है कि उसमें क्रैक आ गए थे। फिर वहाँ पे अपना हीरो आगे बताता है, लेकिन बाद में जब हमने साथ में मिलकर जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई का सामना किया तो उस वॉर में आपकी बहादुरी किसी भी इंसान से कम नहीं थी। इससे मुझे आपके बारे में एक अलग नजरिया देखने के लिए मिला। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए अपने आप को रोक भी नहीं पाया। इस बार जो अपने हीरो के दिल से बात निकली थी वो सीधे कियान फेंजी के दिल में जाकर लगती है और वहाँ पे वो हैरान होते हुए यून फेंग की तरफ देख रही थी। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है, इसने घंटा आज तक लड़की ना पटाई, बात करने की तमीज क्या होगी। तभी वो आगे कहता है, लेकिन कभी कभी तो मैंने उस लड़ाई के बीच में तुम्हारे साथ में भाई भाई बनने के बारे में भी सोचा था, लेकिन साला जब रक्षाबंधन आया तब मैं किसी लड़ाई में फंसा हुआ था, वरना मैं आकर तुमसे राखी जरूर बंधवाता। कियान फेंजी वहाँ पर गुस्साते हुए उस केतली को उसकी तरफ फेंक के मारते हुए कहती है, तेरे जैसे बेकार और लिचड़ इंसान को कौन अपना भाई बनाना चाहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इतनी बेइज्जती झेलने के बाद फेंग यून वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है खूब मस्त चांदनी रात में अपना हीरो बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ के जा रहा था, लेकिन तभी उसको एकदम से याद आता है, अबे यार ये क्या बेफालतू की बातें हैं, मैं तो उससे पूछना भूल ही गया मेरे बेटे का नाम क्या है और आखिर वो दिखता किस तरह का है। और इस बात को सोचने के साथ में ही उसका वहाँ पे दोबारा से कंडीशन खराब होने लगी थी। फिर वहाँ पर चिल्ला के कहता है, अबे यार मेरे पास तो एक लौंडा है। जिस चीज को सोचने के बाद में जितनी भी आज तक उसने कल्टीवेशन करी थी उसका इफेक्ट इस चीज के ऊपर पड़ने लगा था और उसका दिल धक 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 रेलगाड़ी की तरीके चल रहा था। अपनी इस कंडीशन को फील करने के बाद वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मुझे शांत होना होगा। लिंग यूनफेंग, तुम अपनी इस समय की कल्टीवेशन के साथ तुम बिना झिझके किसी भी चीज का सामना कर सकते हो। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम है बाप बाप होता है। जहाँ लौंडे की बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा तेल लेने निकल गया था, जिस चीज के कारण वहाँ पर अपने हीरो के पसीने छूट जाते हैं। फिर वहाँ पे वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं, आज जो मैंने महसूस किया है मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए किसी और से लड़ना होगा। दोस्तों मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अभी तक का जो मेरा एक्सप्लेनेशन है आपको कैसा लगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तभी वहाँ पर अपना हीरो इस चीज को सोचने के साथ में दूसरे साइड में देखते हुए बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ के निकल जाता है और सीधे वहाँ पर हवा में उड़ते हुए वो डार्क साइड की तरफ बहुत स्पीड में जा रहा था। जब वहाँ के लोग अपने हीरो को आते हुए देखते हैं तो उनके वहाँ पर पसीने छूट गए थे। तभी एक लौंडा वहाँ पे चिल्ला के कहता है, अबे ये क्या, ये तो रिवर्ट वन है, जल्दी करो सबको बता दो। तभी उतनी देर में अपना हीरो उसके सामने आकर कहता है, बहुत देर हो चुकी है लौंडे, तुम बहुत स्लो हो, इसीलिए बकचोदी करना बंद करो। फिर किसी तरह की अपनी टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, ये हुआन, मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। इस बात को कहते हुए वहाँ पर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। जैसे वहाँ पर गार्ड सुनते हैं इस आवाज को तो अपने कानों को वहाँ पे कस के बंद कर लेते हैं। दूसरे साइड अपना हीरो यूनफेंग उड़ता हुआ एक साइड में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने हीरो यूनफेंग की लड़ाई वाली बात सुनकर वहाँ पर डार्क एनर्जी, इविल एनर्जी बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाती है। मतलब कि दोस्तों यूनफेंग यहाँ पर इसी इविल एनर्जी से लड़ने के लिए आया है। साथ ही वहाँ पर बड़ी स्पीड में अपने हीरो की तरफ बढ़ रही थी और हमको पता चलता है वो एनर्जी कुछ और नहीं, एक खूबसूरत कन्या थी जिसको अपनी तरफ आते हुए अपना हीरो देख रहा था। और तभी अचानक से वो जो खूबसूरत कन्या खूब स्पीड में अपने हीरो की तरफ बढ़ रही थी वो दोनों आपस में खूब तेजी से टकराते हैं, जिस कारण से वहाँ पर एनर्जी वेव रिलीज होती है। उस इविल कन्या ने अपना अटैक करते हुए सीधे अपने हीरो की छाती के ऊपर हाथ रख दिया था।
जिसको कि वहाँ पर वो बहुत शांति से देखता है। फिर वहाँ पर वो उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे प्रोटेक्शन करने वाले गोल्डन लाइट को आपकी तरह हिला सकते हैं। वो लड़की वहाँ पर हंसते हुए कहती है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अब तुम मुझे बताओ, आखिरकार अचानक से परेशान करने के लिए क्यों आ गए? दोस्तों सच में यार, इविल है तो क्या हुआ, इसका फिगर भी बहुत मस्त है। यूनफेंग वहाँ पर अपनी छाती के ऊपर रखे हुए हाथ को हटाते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत परेशान हूँ और लड़ना चाहता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद तो वो लड़की भी वहाँ पर अटैकिंग पोज बनाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं लड़ूंगी। उसके ऐसा कहने के साथ में ही उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई होना स्टार्ट हो गई थी। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। ड्रैगन बॉल जी की तरह दुम 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 बस आवाज आ रही थी। जब वो दोनों वहाँ पे लड़ रहे थे, जो कॉमन लोग थे और वहाँ की बिल्डिंग बहुत ज्यादा वहाँ पर वाइब्रेट हो रही थी, कांप रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी अपने साथी को समझाते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग बस यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर सही तरह से मैं कहूँ तो वो हमारी अल्फा के साथ में बस फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अपने साथी को ऐसा कहते हुए देखकर वो लौंडे की बुरी तरह फट गई थी। घबराते हुए कहता है, अबे क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ सब लोग मिलकर यहाँ पर प्रार्थना करो। मैं नहीं चाहता कि ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन दूसरे साइड में अभी भी वो इविल गर्ल और अपना यूनफेंग आपस में बहुत भयानक तरीके से वहाँ पर अभी तक फाइट कर रहे थे, जिसका इफेक्ट चारों तरफ फैल रहा था। जब वो दोनों वहाँ पे फाइट कर रहे थे तो उस फाइट का वो दोनों खूब एंजॉय भी कर रहे थे साथ में, जैसा कि आप फेस देखकर पता लगा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा कुछ समय बीत गया था और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बियर के 5-6 कैन खत्म हो चुके थे और इस बियर को खत्म करने वाला कोई और नहीं, ये वही दोनों अपना हीरो और वो इविल कन्या थी, जो कि आपस में फिर से एक कैन को लड़ाते हुए कहते हैं, चीयर्स, आओ देखें कौन कितना पी सकता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों यहाँ पर बियर पीने का कंपटीशन कर रहे हैं, जिस चीज के लिए वो जो इविल एनर्जी वाली खूबसूरत पटाखा कन्या थी वहाँ पर गुट गुट करके बहुत प्यार से उस बियर को पी रही थी। जैसे वहाँ पर उस बियर को वो पी रही थी तभी अचानक से बहुत ढेर सारा जो बियर का फ्लो होता है लिक्विड का, वो वहाँ पर उसके ऊपर फ्रंट साइड पर नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। और अचानक से बियर गिरने के कारण और साथ ही दोस्तों उस बियर का कुछ नशा चढ़ने के कारण वो लड़की वहाँ पर ब्लश कर रही थी। फिर वहाँ पर अपने हीरो की तरफ बहुत ज्यादा अदाएं दिखाते हुए ब्लश करते हुए कहती है, तुम हमेशा मुझ पर आकर इस तरह का फ्रस्ट्रेशन मत निकाला करो। तुम्हें पता है मेरी जैसी एक सॉफ्ट और कमजोर लड़की के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरे साइड में अपना कठोर लौंडा उस बियर को पीते हुए कहता है, हमें जाओ, बेफालतू की बकवास मत करो। तुम हमेशा मेरा पीछा करती थी और मुझसे लड़ने की कोशिश करती थी। मैंने इसके बारे में कभी शिकायत नहीं की है, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम दुनिया में एकमात्र ऐसी इंसान हो जो मेरे साथ में लड़ती है तो मुझे मजा आती है। वो लड़की उस बात को सुन के वहाँ पे खिलखिला के हंस देती है। फिर वहाँ पर अदाएं दिखाते हुए कहती है, वैसे तुम भी दुनिया में बस एकमात्र ऐसे आदमी हो जो मुझे एक नाजुक जेट की तरह नहीं मानते। यूनफेंग उसकी बात सुन के उसके हाथ में मारते हुए कहता है, हाँ वो इसलिए है क्योंकि हम लोग लड़ाई करते हुए एक दूसरे के दोस्त बने हैं। जैसे उसने इस लड़की के साथ में ऐसा किया था तभी उसके अंदर सेंसेशन हो जाती है और साथ ही हमें दिखाया जाता है लड़ाई के बीच में उसके एड़ी में वहाँ पर क्रैक आ गया था, जिसको वो ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, अरे आखिर ये क्या हो गया है? मुझे तो ऐसा लगता है यही सब बातें हैं जो तुमको बहुत परेशान करती हैं। इस जगह पर दोस्तों ये दोनों बुरी तरह से पीने के बाद टल्ली हो चुके थे। फिर वहाँ पे वो लड़की एक और केन को उठाकर उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या तुम मुझे बताओगे? दूसरे साइड में यूनफेंग अभी भी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए कहता है, नहीं ऐसा कोई साइन नहीं था और मैं दिमागी रूप से इस चीज के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे सामने मेरा बेटा आ गया और उसकी माँ का नाम कियान फेंजियो है। जैसे वो डीमन गर्ल वहाँ पे कियान फेंजियो का नाम सुनती है, जो बियर वहाँ पे वो पी रही थी पूरी की पूरी बियर वहाँ पर यूनफेंग के मुंह के ऊपर थूक देती है। फिर वहाँ पर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं इस चीज में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरे साइड में अपना हीरो उस बियर की झाग को पोंछ रहा था। यूनफेंग हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी खुद मिल के आया हूँ उससे। और जो कुछ भी वहाँ पर कल्टीवेशन के बीच में उसके साथ में हुआ था वो सारा का सारा उसको वहाँ पे बता रहा था कि ब्ला 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 ब्ला। यूनफेंग की सारी बात सुनने के बाद वो डीमन गर्ल भी वहाँ पर धीरे धीरे स्माइल कर रही थी और जो कुछ भी वो बोल रहा था उसके मजे ले रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की जोर से चिल्ला के कहती है, तुम मेरी मम्मी को परेशान मत करो। उस आवाज को सुनकर यूनफेंग शॉक्ड हो जाता है और पीछे पलट के देखता है तो हूबहू जिस तरह की डीमन गर्ल थी वैसे ही एक दूसरी लड़की बिल्कुल डिक्टो फोटोकॉपी उसके पीछे वहाँ पर उसको खड़ी होकर घूर रही थी।
दूसरे साइड में वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में सीधे यूनफेंग की तरफ आगे की तरफ आ रही थी। यूनफेंग के पास आने के बाद उसकी छाती के ऊपर खूब जोर जोर से घूंसे मारते हुए कहती है, तुम यहाँ पर सरेंडर करो, मेरी माँ से अभी दूर हो जाओ तुम। जब उस लड़की को ऐसा करते हुए यूनफेंग देखता है तो वहाँ पे हैरान होते हुए पूछता है, हे इसकी माँ कौन है? दूसरी साइड में वो लड़की चिल्ला के कह रही थी, मेरी माँ से दूर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। इविल गर्ल वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, और कौन होगा, मैं हूँ उसकी माँ। यूनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस बच्ची के पैदा होने के बाद तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं यहाँ पर आकर तुम्हें गिफ्ट देता। लेकिन चाहे कुछ भी कहो, ये लड़की बहुत प्यारी है और ये बिल्कुल भी डरती नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। टावर एबिस में इस तरह का प्यार देखना बहुत रेयर है, जहाँ किसी के पास में दिल भी नहीं है और कोल्ड ब्लड के हैं। इविल गर्ल वहाँ पे खूब जोर से स्माइल करते हुए कहती है, ओहो सच्ची बताओ, ऐसा है क्या? लेकिन तभी अचानक से यूनफेंग वहाँ पे पसीने पसीने हो जाता है, क्योंकि दोस्त दूसरे साइड में वो जो छोटी लड़की थी उसने वहाँ पर अपना एक ब्लैक कलर का बहुत भयानक खंजर सीधे यूनफेंग के पेट के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रही थी। उस डैगर को देख के यूनफेंग चिल्लाते हुए कहता है, ये तो पावर डेमोलिशर डैगर है। फिर वहाँ पे उस बच्ची की ऐसी हरकत के कारण उसको कांधे से पकड़ के उठाते हुए समझा के कहता है, तुम्हारी ये नन्ही गुड़िया बहुत ज्यादा शरारती है। वो लड़की भी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, तुम बुरे हो, तुम्हारी मेरी मम्मी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी बेटी और यूनफेंग की इस तरह की नोकझोंक को देखने के बाद वो जो इवल गर्ल थी वहाँ पर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। और तभी उतने देर में यूनफेंग ने उस डार्क डैगर को अपने हाथों में छीन लिया था, जिसको देखते हुए वो कहता है, अगर तुमने इसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया वो तुम्हें खुद को चोट पहुंचा सकता है। जैसे ही वहाँ पर यूनफेंग ने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से वो ब्लैक खंजर के अंदर से बहुत ढेर सारी कीलें अचानक से बाहर निकल आई थी, जिस चीज के कारण वहाँ पे यूनफेंग गुस्से में चिल्ला के कहता है, हे तुम शांत नहीं हो पा रही हो क्या? लेकिन तभी उतनी देर में वो जो छोटी नन्ही लड़की थी उसने अपने पास से एक पिल को निकालती है और सीधे वहाँ पर यूनफेंग के मुंह में थ्रो कर दिया था, जिसको अपने अंदर जाते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे हैरान हो जाता है। अपने आप को संभालने के बाद बड़े एटीट्यूड में कहता है, ये लड़की तो बहुत शरारती है, क्या तुमको नहीं मालूम मैं हर एक पॉइजन से इम्यून हूँ। जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से यूनफेंग के बहुत जरा पसीने छूट जाते हैं। अपने गले को खूब कस के दबाते हुए वो चिल्ला के कहता है, आखिर इसने मुझे क्या खिला दिया, ये बहुत कड़वा और तीखा है। वो लड़की वहाँ पे उसको तंग करने के बाद में बहुत जोर से हंसते हुए सीधे अपनी मॉम के पास चली गई थी। वहाँ पर डीमन लेडी अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, ये पिल उसको मिस टॉक्सिक ने दी थी, ये बहुत जहरीली नहीं है लेकिन इसका स्वाद बहुत भयानक है। ये ऐसी चीज है जिससे दूसरे लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। यूनफेंग की हालत उस पिल के कारण बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वहाँ पे वो सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, कड़वा, अजीब सा, तीखा, ये तो एसिड है, आखिर ये है क्या? लेकिन कुछ ही देर में उसकी बॉडी अपने आप को ठीक कर लेती है। वहाँ पे वो गुस्साते हुए कहता है, मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये कोई ऐसा काम नहीं था जो अच्छे बच्चों को करना चाहिए। यूनफेंग की बात सुनकर वो लड़की अपनी मॉम के पीछे जाकर उसको बहुत ज्यादा मुंह चिढ़ा रही थी। यूनफेंग जब अपने आप को संभाल नहीं पाता तो बगल में जो बियर के केन रखे थे उसकी तरफ देखकर तुरंत उनमें से 2 केन उठाकर सीधे अपने मुंह में गुट गुट करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में पूरी की पूरी 2 केन पी जाता है। फिर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, इतनी बदतमीज लड़की, आखिर इसका बाप कौन है? मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि उसका अपनी बेटी को पालने का तरीका बहुत गंदा है, वो बहुत बदतमीज है। जब वहाँ पे वो उस बात को कहने के बाद दोबारा से बियर पी रहा था, तभी वहाँ पे वो इविल गर्ल कहती है, कोई और नहीं, उसके बाप तुम हो। यूनफेंग के कान के अंदर जैसे ही दोबारा ये आवाज पड़ती है किसके बाप तुम हो, उसके बियर का घुट वहीं पे रुक गया था। वो शॉक्ड हो जाता है और साथ ही उसकी बेटी भी पूरी तरह से वहाँ पर हैरान हो चुकी थी। और तभी दोस्तों एक बार फिर से जितनी भी बियर उसके मुंह में थी सारे की सारी वो उस इविल गर्ल के मुंह के ऊपर थूक देता है, कुल्ली कर देता है। लेकिन यूनफेंग के ऐसा करने के कारण उस लड़की को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो वहाँ पे स्माइल कर रही थी और तभी वहाँ पे उस सारी बियर को वहाँ पे पहुंच रही थी। फिर वहाँ पे वो इविल गर्ल वहाँ पर अपनी बेटी की बॉडी के अंदर एनर्जी डालते हुए कहती है, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हमें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जैसे उसने वहाँ पर एनर्जी डाली थी वो लड़की उड़ती हुई वहाँ से जा रही थी। दूसरे साइड में इविल गर्ल कहती है, मैं तुम्हें पूरी तरह से बाद में बताऊंगी। अपने हीरो की इतनी बियर पीने के कारण उसका सर वहाँ पे बहुत ज्यादा घूम रहा था। वहाँ पे वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, वाओ, सच में यार ये जो बियर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पे भ्रम हो चुका था।
वो लड़की वहाँ पे उसको एक और बियर देते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है कि तुम थोड़ी और पियोगे तो शांत हो जाओगे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद में तो वो वहाँ पर तुरंत उस बियर को खोल के फिर से दोस्तों पी गया था और इसी तरह से लगातार वो 10 बियर के गेन पी जाता है। यूनफेंग जब वहाँ पर उन सारी बियर को पीने के बाद रिलैक्स होता है, फिर वहाँ पे वो उस लड़की से पूछता है, तो ठीक है मुझे बताओ उस लड़की का बाप कौन है। उस लड़की का जवाब फिर से पहले जैसा ही था, वो वहाँ पे हंसते हुए कहती है और कौन होगा, तुम ही हो उसके पापा। यूनफेंग अभी पहले बेटे के घाव से पूरी तरह से उभर नहीं पाया था, जिस कारण से वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, क्या कहा, तुम भी मेरे साथ में ऐसा कर रही हो, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मजाक कर रही हो, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि यान फेंजी और मेरे बीच में तो कुछ हुआ था, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच मुझे साफ साफ याद है कि ऐसा कुछ भी हमारे बीच में नहीं हुआ। और ऐसा कहते हुए दोस्तों वहाँ पे वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। दूसरे साइड में वो लड़की वहाँ पे उतना ही चिल और कोल्ड होते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हें इस चीज के बारे में याद नहीं है। फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, 10 साल से पहले की बात है ये, जब मैं डार्क एबियस की एक डार्क मेडन थी और तुमने अभी भी अपनी डिवाइन पावर को हासिल नहीं किया था। तुमने डार्क सेक्ट के कल्टीवेटर्स का कत्लेआम किया था। इसमें मेनली वो लोग थे जो वापस लड़ने जा रहे थे, एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने आखिरकार ऐसा कर दिखाया, तुमको पकड़ लिया। इविल लड़की की बात सुनकर अपना हीरो उस पल को याद करते हुए बताता है, मुझे याद है उन चूहों ने किताब में लिखी हुई हर गंदी चाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने मारा, जहर दिया, घेराबंदी करी, लड़ाई करी, सब्र के साथ रुके रहे और यहाँ तक कि उन्होंने एक के बाद एक वेव भेजी लड़ने के लिए। युद्ध के दौरान दर्जनों दिन तक उन्होंने मुझे लगातार जहर दिया और दूसरी तरफ बहुत भयानक लड़ाई हो रही थी। दौरान उन्होंने लगातार मेरी हत्या की और मुझे परेशान किया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे फंसाने के लिए खूबसूरत लड़कियों का भी इस्तेमाल किया। इस तरह की जगह से मेरा बचना इम्पॉसिबल था। तुमको पकड़ने के बाद दोनों गुट अपनी मेन सिचुएशन में लौट आए और यहाँ तक कि न्याय को भी खराब करने की ताकत हासिल कर ली। वो दोनों साइड के एनिमीज बहुत चालाक और स्वार्थी लोग दुनिया पर हावी होना चाहते थे। उन्होंने इनर वॉर की शुरुआत करी। अपनी गर्लफ्रेंड की इस बात को सुनकर यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। उस समय तुम लोगों ने मेरे को जेल में बंद कर दिया था और मैं वहीं पर लगभग मर ही गया था। डीमन गर्ल वहाँ पे उसको छेड़ते हुए कहती है, तुम सचमुच बहुत ज्यादा लकी थे, क्योंकि इत्तेफाक से मैं उस जगह पर आ गई। यूनफेंग उसकी बात सुन के उससे कहता है, दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो मेरे साथ में इतना गलत काम करने की हिम्मत रखता है और वो सिर्फ मैं हूँ। वो डीमन लेडी भी अपने हीरो के क्लोज आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन मैं भी यहाँ पर मिस अल्फा हूँ, मतलब कि दोस्तों इस क्लैन की लीडर। यूनफेंग उसको इतना ना क्लोज आते हुए देखकर पीछे की तरफ ढकेलते हुए कहता है, ये सब हरकतें करना बंद करो, पहले मुद्दे पर आओ। फिर वहाँ पर वो लड़की बताती है, जैसा कि मैं जानती हूँ उस समय मैं एक्लिप्स डिवोरिंग मेथड की प्रैक्टिस कर रही थी। जो दोस्तों लड़की सामने खड़ी है ये वही लड़की है जो अभी अपने हीरो के साथ में फ्लर्ट कर रही थी। यूनफेंग उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ मुझे पता है, ये टेक्निक केवल डार्क साइड वालों के लिए है जो कि दूसरी तरह की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर सकती है और उन्हें अपनी बॉडी के साथ में जोड़ सकती है। ये सैकड़ों साल पहले की उन लेजेंडरी मेथड से भी ज्यादा पावरफुल है, जिस कारण आपके सेक्ट से बहुत भयानक डीमंस निकले, क्योंकि ये कल्टीवेशन को उनकी पावर बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसीलिए इसे सप्लीमेंट मेथड के रूप में जाना जाता है। यूनफेंग को इतना जानते हुए देखकर वो डीमन गर्ल उसको आगे बताती है, हाँ तुमने सही कहा और यही कारण है कि इसकी लालसा हर कोई करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे सेक्ट में डिसाइपल की बहुत कमी हो गई है। जब हमारे सेक्ट के 5 एल्डर्स ने तुमको पकड़ लिया तो वे पागल हो गए और मेरी डिवाइन पावर को बढ़ाने के लिए साजिश रची। वो मेरी सारी डिवाइन पावर को बढ़ाने के बाद इस दुनिया के ऊपर अधिकार करने की उम्मीद रखते थे। यूनफेंग जैसे उसकी इस बात को सुनता है तभी गुस्से के कारण वहाँ पे बियर के केन को बहुत कस के दबा देता है और साथ ही वहाँ पर गुस्साते हुए शांत हो गया था। फिर वहाँ पर अपने हाथों में अपनी पावर को जनरेट करता है। जब वो मुट्ठी को खोलता है तो वहाँ पर उसके हाथों से मोती जैसा कुछ निकलता है। यूनफेंग डीमन गर्ल की तरफ देखते हुए कहता है, इन चालाक और धोखेबाज कमीनों ने मेरे साथ में हर तरह की चाल चली। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा गुस्सा आती है मुझे बताओ अब वे कहाँ पर हैं? मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए उनको बुरी तरह पेलना होगा।
यूनफैंग को इतना ज्यादा गुस्साते हुए देखकर वो लड़की वहाँ पर उसके पास आके समझाते हुए कहती है, अरे मेरे गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। अगर तुम अब उन्हें देखोगे तो शायद फिर कभी गुस्सा नहीं रहोगे। यूनफैंग वहाँ पे उसकी बात सुन के हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? अब वो क्या कर रहे हैं? जीवन गर्ल अपने हीरो को बताती है, हमारे ओमनीपोटेंट की शक्ति तुमने पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दी थी। उन्होंने 10 दिनों तक खुद को सेक्लूजन में रख लिया और माना जाता है कि उन्होंने ग्रेट रिफ्लेक्शन को हासिल किया। उनका दिमाग आने वाले समय में पूरी तरह से चेंज हो गया और अपने पिछले किए गए पापों का पश्चाताप करने के लिए पूरे देश में घूमने के लिए चले गए। यूनफैंग उसकी बात सुनकर सोचते हुए कहता है, सच्ची में ऐसा हुआ था? मैं जानता था कि वो ताओ में पारंगत था और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो डार्क साइड के साथ में क्यों काम करता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से सुधर चुका है, इसलिए मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। डीमन लेडी वहाँ पे दूसरे एल्डर के बारे में बताती है, मिस्टर फैंटम, जिन्होंने अनगिनत भूतों को रिफाइन किया और कंट्रोल करते थे। उसने सोचा कि वो दुनिया में बेजोड़ है, लेकिन तुमने उसे केवल एक मूव में हरा दिया। आज के दिन भी वो पूरी तरह से डरा हुआ है। अब वो अपने दिमाग को सही करवाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में है। यूनफैंग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तभी स्माइल करते हुए डीमन गर्ल कहती है, और जो दूसरे थे ब्ला 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 ब्ला। सच में यार, ये ब्ला ब्ला वाली स्टोरी साला समझ में नहीं आती मेरे को। डीमन गर्ल की बात सुनकर अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है, अरे वाह, वे लोग तो मेरे लिए इतिहास की तरह थे। मुझे नहीं पता था कि बाद में उनके साथ में क्या हुआ, जब तक कि तुमने मुझे नहीं बताया। यूनफैंग के हाथ में जो पावर लगाने के कारण कोई मोती या हीरे ऐसा चीज बनी थी, उसको डीमन गर्ल अपने हाथ में ले लेती है। फिर वहाँ पर उसको देखते हुए कहती है, अरे वाह, सुप्रीम स्टेट में एंटर करने के बाद से तुम तो और भी ज्यादा बहुत भयानक हो चुके हो। तुमने बस एक बियर की केन को पीस कर एक रियर 7 कलर वाला जेम स्टोन बना दिया। अगर तुम लड़कियों से संबंध बनाने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक बन सकती है। दोस्तों, मैं इसका नाम भूल चुका था और मुझे अभी याद आया, ये जो डीमन गर्ल है इसका नाम ये हुआन है। उसकी बात सुनकर अपना हीरो चिल्लाते हुए कहता है, हे, तुम किस तरह की बात कर रही हो? हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर मेरी बेटी कैसे हुई। और साथ ही वहाँ पर ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मुझे बताओ कैसे हुई यार। ये हुआ अपने हीरो को आगे बताती है। उसके बाद जब उन 5 एल्डरों ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन लव पोशन मेनिया का डोज दे दिया, वे चाहते थे कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं। बेशक वहाँ पे मैंने अब उस नशे के असर से बचने के लिए जगाए रखने की कोशिश करी और मैं बच निकली। यूनफैंग उसके मुंह से उस लव पोशन के बारे में सुनकर बहुत सारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, क्या कहा तुमने? मेनिया पोशन? फिर बताओ क्या हुआ? ये हुआन उसको आगे बताती है, उस नशे के असर के कारण मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर आगे बढ़ने लगी। मुझे पता था कि मैं बर्बाद हो सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा अगर मेरी पावर किसी को छीननी पड़े तो शायद मैं उसे खुद चुन सकती हूँ। और जब वो उस पल के बारे में याद कर रही थी तो वहाँ पर उस लव पोशन के कारण उसका हाल बहुत ज्यादा बेहाल हो रहा था। वो वहाँ पर ब्लश करते हुए बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रही थी। फिर वहाँ पर अपनी किसी पावर को यूज करते हुए अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करती है और तुरंत वहाँ पर एक सर्कल ओपन करते हुए टेलीपोर्ट हो गई थी। और जब वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर निकलती है तो वहाँ पर अपना हीरो बहुत ढेर सारी जंजीरों से बंधा हुआ था और साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर इतनी ज्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर दिए जा रहे थे, वहाँ पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से ये हुआन का पोर्टल वहाँ पे ओपन होता है और तुरंत वहाँ पर ये हुआन अपने हीरो के जस्ट बगल में अपेयर हो जाती है। और जैसा कि हमको मालूम ही है, उस लव पोशन के इफेक्ट के कारण ये हुआन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए वो यूनफैंग के पास आ जाती है। जब वहाँ पे आने के बाद ये हुआन अपने हीरो की गठीली बॉडी को देखती है तो तुरंत वहाँ पर आकर यूनफैंग के साथ में फ्लर्ट करने लगी थी और ऐसा होने के कारण उसकी वहाँ पर आंखें खुलती हैं। लेकिन तभी जो ये हुआन थी वहाँ पर अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, सोल सीलिंग। और ऐसा होने के साथ में यूनफैंग की आंखें वहाँ पर धीरे धीरे कर बंद होनी थी और दूसरे साइड में जो ये हुआन थी वो अपने कपड़ों को धीरे धीरे करके वहाँ पर उतार रही थी। और आगे अब क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को समझने के बाद हमारे एमसी की भी पसीने छूट गए थे। यूनफैंग इस चीज को जानने के बाद गुस्से में ये हुआन को पकड़ के गुस्साते हुए कहता है, क्या तुम इस बारे में नहीं जानती थी कि हम दोनों अपोजिट सेक्ट वाले हैं? आखिर तुमने उस पूरी जगह पर मुझे ही क्यों चुना? ये हुआन उसके सवाल को सुनने के बाद बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, वो बात ये है कि तुम बहुत ज्यादा हॉट थे जिस कारण मैंने तुमको वहाँ पर चुन लिया। उसकी ऐसी बेतुकी बात सुनकर यूनफैंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, मुझसे इस तरह की बकचोदी करना बंद करो तुम। अगर तुम हॉट होने की बात कर रही हो तो ओमनीपोटेंट को दुनिया का सबसे हॉट इंसान माना जाता है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसका करिश्मा उससे भी ज्यादा बुरा है। मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ सकती हैं।
युनफेंग को इतना गुस्सा करते हुए देखकर ये हुआन वहाँ पे शांत होते हुए कहती है, इसीलिए मैंने तुमको चुना। लेकिन तभी एमसी फिर चिल्लाते हुए कहता है, तो मुझे बताओ आखिर सच्चाई क्या है। उसको इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जितना ज्यादा सोचा था तुम तो उससे ज्यादा चालाक निकले। खैर मैंने इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचा। अगर मैं अपने पास्ट में देखूं तो मैं एक डार्क साइड की अल्फा बन गई और अब मैं तुम्हारे साथ में शराब पी सकती हूँ और बातचीत कर सकती हूँ क्योंकि मैंने तुमको चुना था। अगर मैंने तुम्हें नहीं चुना होता तो शायद मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। युनफेंग वहाँ पर उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। तभी वहाँ पर फिर से पिनकते हुए कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी लोमड़ी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें हैं। भले ही तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची हो फिर भी मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त के रूप में देखता हूँ। ठीक है मैं तुम पर विश्वास करूंगा। युनफेंग को इस तरह से लड़कियों की तरीके पिनकते हुए देखकर ये हुआन वहाँ पर हंस रही थी। तभी अचानक से युनफेंग ये हुआन के पास आकर उसकी आंखों में देख रहा था और बहुत प्यार से उसके हाथों को पकड़ लेता है। अभी जो उसने बियर को क्रश करके 7 कलर का जेम स्टोन बनाया था, युनफेंग वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए जिस तरह से पहले कियान फेंजियो के लिए उसने रिंग बनाई थी उसी तरह की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर उस डायमंड के अंदर अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था। उसके ऐसा करने के साथ में ही उस डायमंड को बड़ी स्पीड में एक लेजर लाइट काटते हुए सीधे ये हुआन के बगल से निकल गई थी, जिसके कारण वहाँ पे वो शॉक्ड हो जाती है। वो लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सीधे आसमान को छाटते हुए ऊपर की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं जब वो लेजर लाइट वहाँ से चली जाती है, फिर हमें उस डायमंड को दिखाते हैं जो 7 कलर का था। युनफेंग ने वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए उसको एक बहुत प्यारी रिंग की शेप दे दिया था। कियान फेंजियो के तरीके ये हान को भी उस रिंग को देते हुए कहता है, मुझसे शादी कर लो। जब ये हुआन उस रिंग की तरफ देखती है तो वहाँ पर वो रिंग बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी, जिस चीज को देखने के बाद वहाँ पे वो स्माइल करते हुए अगले ही पल उस रिंग को युनफेंग के हाथों से ले लेती है। साथ ही उस रिंग को बहुत प्यार से अपने हाथों में लिए हुए उससे कहती है, मैं इस ब्यूटीफुल रिंग को ले लूंगी लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक बार फिर से अपनी इज्जत का फालूदा होते हुए देखकर युनफेंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम भी ऐसा कर रही हो मेरे साथ? दूसरी साइड में ये हुआन फिर उसे कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अपनी दोबारा हुई बेइज्जती के कारण युनफेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने 2 बार प्रपोज किया और तुम दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मेरे मुंह पे तमाचा मारते हुए मुझे मना कर दिया। इस बात को सुनकर ये हुआन अपने एमसी से कहती है, अच्छा उसने क्या कहा तुमसे? युनफेंग वहाँ पर आगे बताता है, वो डरती थी कि अगर लोगों को पता चल गया इस बच्चे का बाप मैं हूँ, एक रिवर्ट वन, तो बच्चे को अलग थलग कर दिया जाएगा। क्योंकि शांति का युग अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए मेरे दुश्मन बच्चों को निशाना बना सकते हैं। और मेनली दोस्तों इस आर्ट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गोकू, साइटामा, डोरेमोन और भी बहुत से कैरेक्टर की शेडोज को पीछे दिखाया गया है। ये हुआन उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए कहती है, हाँ उसने बिल्कुल सही किया, तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना है क्योंकि तुम इस दुनिया में इनविंसिबल हो, लेकिन तुम्हारे आगे अभी भी तुमसे नीचे बहुत से कल्टीवेटर है जो टॉप पर हैं। तुम्हें इतना पावरफुल देखकर वे अभी छुप कर अपना समय बिता रहे हैं, वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे हाथों से इस दुनिया को लेने के लिए। अगर तुम मैप में हमारे डिवाइन लैंड को देखते हो, डीमन स्टेट उसके वेस्ट में है और साथ ही चारों तरफ बहुत से ऐसे किंगडम है जो कि उसके ऊपर राज कर रहे हैं। समुंदर के पार ईस्ट के राज में वे सभी हमारे बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल एनर्जी की लालच करते हैं। यही कारण है कि तुमको बहुत ज्यादा टफ होना होगा, बच्चे केवल तुम्हारी कमजोरी बने रहेंगे। इस बात को बताते हुए ये हुआन वहाँ पे सैड हो गई थी। युनफेंग उसको ऐसा कहते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर सभी हार्टलेस कल्टीवेटर्स हैं, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो? दोस्तों भी कहानी का बेस बन रहा है, आगे की तरफ जब कहानी बढ़ेगी तो बहुत फाड़ू है। जब वहाँ पे एमसी इन सब चीजों के बारे में सोचकर टेंशन ले रहा था, तभी ये हुआन उसको अपनी बेटी के बारे में याद दिलाते हुए कहती है, तुमको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि टावर एबेस में शैतान है और लोग उससे डरते भी हैं, यहाँ तक कि तुम पर भी हमला करने में वो सफल हो गई, जबकि तुम एक रिवर्ट वन हो। इन सब चीजों को याद करते हुए युनफेंग उससे कहता है, वो छोटी लड़की सचमुच बहुत ज्यादा चालाक है, क्या तुम्हें उसके फ्यूचर की चिंता नहीं है? उसको इस तरह से केयर करते हुए देखकर ये हुआन वहाँ पे सैड होते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी चिंता तब हुई थी जब मैं एक बहुत भयानक औरत थी? उसकी इस बात का जवाब अपने युनफेंग के पास बिल्कुल नहीं था। वो शॉक्ड होते हुए कहता है, मैं तो बस ये कह रहा था कि। जैसे वहाँ पर कुछ वो आगे बोलने वाला था, तभी वहाँ पर ये हुआन उसके होठों के ऊपर अपनी फिंगर को रख देती है चुप कराने के लिए।
साथ ही वहाँ पर उसके पास आकर फ्लर्ट करते हुए कहती है, इस बारे में सोचो कि तुमने किसके लिए लड़ाई लड़ी। मैं डार्क सेट के साथ में हूँ और मुझे कभी भी शांति भरी जिंदगी में मजा नहीं आएगा, लेकिन अब मेरे पास लिंग लॉन्ग है। किसी तरह मुझे लगता है कि मेरी लाइफ स्टाइल बदलना एक बुरा विचार नहीं है। जब वो ऐसा कर रही थी, यूनफेंग के पसीने छूट रहे थे और तभी अचानक से फिर से उसके हार्ट में बहुत सारा पेन उठ गया था, जहाँ पे वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे कुछ समय चाहिए। अचानक मुझे पता चला मेरे 2 बच्चे हैं और मैं दोनों औरतों से प्यार करता हूँ जिनसे मुझे प्यार होने की संभावना बहुत कम थी। उसके ऐसे हाल और उसकी ऐसी बात को सुनकर ये हुआन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसको इतना हंसते हुए देखकर यूनफेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या, लेकिन क्यों? तभी वहाँ पर ये हुआन उसको आगे बताती है, क्योंकि हु कैक्सिन, उस फॉक्स ने भी तुम्हारी एक बेटी को जन्म दिया है। अब पता नहीं अपना हीरो इस बात को कैसे झेलेगा। और तभी अचानक से वो अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड मतलब कि उस फॉक्स के बारे में याद करते हुए, उसका जो चेहरा था दोस्तों वो नीला पड़ चुका था, उसका मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है और साथ ही वो चिल्ला के कहता है, अरे तुम ये क्या कह रही हो अब? वो इतनी जोर से चिल्लाता है वहाँ पर डार्क सेट के अंदर जो भी कल्टीवेशन कर रहे थे, जो लोग बैठे थे, सारे के सारे हैरान होकर डर जाते हैं। लिंग लॉन्ग वहाँ पर कुछ शॉक्ड होते हुए देख रही थी और तभी पता चलता है वो अपने पापा को जाते हुए देखकर थोड़ा सैड थी। दूसरी तरफ ये हुआन भी अपने हीरो को अचानक से वहाँ से जाते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, वाह ये कितना मजेदार है। यूनफेंग अपनी तीसरी बेटी के बारे में सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और स्पीड में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने हु केजिन से बातचीत करी थी तो ये सब साउथ ईस्ट में कोरम स्टेट के साथ एक राजनीतिक अलायंस बनाने के लिए था। इस चीज के लिए मैं कसम खा सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं कसम खाता हूँ कि हमारे बीच बाजाबाजी जैसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से वहाँ कुछ सोच कर रुकते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हुआन की तरह उसने भी मेरी इज्जत के साथ खेलकर मेरी यादों को मिटा दिया हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर 12 साल पहले दिखाते हैं जब डिवाइन लैंड को हासिल करने के लिए लड़ाई हो रही थी। फिर हमारा हीरो हमें बताता है जहाँ पर उसको हासिल करने के लिए डीमन स्टेट और कोरम स्टेट ने उस पर अटैक किया था अपने स्टेट की सीमा को बढ़ाने के लिए। उनका पहला कदम ये बहाना बनाना था कि डीमन स्टेट के किंग नाइन टेल क्वीन फॉक्स हु केजिन से शादी करना चाहते हैं। भाई ये को डिवाइन लैंड के साउथ ईस्ट में कोरम स्टेट में दूत के रूप में भेजकर उन्हें अपने स्टेट में लाने के लिए मजबूर करें। लेकिन उसी जगह मुझे भी डिवाइन लैंड के दूत के रूप में कोरम स्टेट में भेजे जाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उस दिन मैंने डीमन स्टेट के 5th प्रिंस को मार डाला। ऐसा होने से पूरी दुनिया हिल गई। कोरम पैलेस के मेन हॉल में ये होते हुए नाइन टेल फॉक्स देख रही थी। दूसरी तरफ डीमन प्रिंस की बॉडी जमीन पर थी। जब उसका सब ऑर्डिनेट ये देखता है तो शॉक्ड होते हुए चिल्ला कर कहता है, अरे नहीं ये तुमने क्या कर डाला। फिर वहाँ पर क्वीन फॉक्स भी आगे कहती है, तुमने 5th डीमन प्रिंस को मार डाला। भले ही ऐसा करके तुम्हारा सम्मान बढ़ता है, लेकिन क्या तुमने एक बार भी ये सोचा डीमन स्टेट के पास कितनी पावरफुल सेना है। मेरा स्टेट उनका सामना करने लायक नहीं है। दूसरी तरफ डिवाइन लैंड इस टाइम अपने मसलों में फंसा हुआ है। क्या तुम खुद को भी बचा पाओगे? यूनफेंग उनसे कहता है, मेरी रानी तुम चिंता मत करो। डीमन प्रिंस को यहाँ पर इसलिए भेजा क्योंकि वो खुद एक वॉर वाले वेपन की तरह था, इसलिए डीमन स्टेट को वार्निंग के रूप में प्रिंस को मारना पड़ा। यूनफेंग की इस तरह की सोच को सुनकर क्वीन वहाँ पर खुश होकर उसके लिए ताली बजाती है। फिर वहाँ पर पर्दा हटाकर ताली बजाते हुए कहती है, लिन यूनफेंग द सेलर के रूप में तुम्हारे पास केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट टैलेंट ही नहीं बल्कि बेजोड़ चतुराई और तेज दिमाग भी है। अपनी तारीफ सुनकर यूनफेंग क्वीन का शुक्रिया अदा करता है। फिर वहाँ फॉक्स क्वीन आगे कहती है, डीमन स्टेट अटैक करने को सेना नहीं भेजेगा, लेकिन क्या होगा अगर वो इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करें और मुझे सरेंडर करने को मजबूर करें? क्या होगा अगर वे मुझे अपनी जासूस के रूप में डिवाइन लैंड पर नजर रखने को कहें ताकि वो सही टाइम आने पर सटीक अटैक कर सके? दोस्तों अपना हीरो इतना ज्यादा ओवर पावर है, अभी तक उसके पावर की आपने एक झलक भी नहीं देखी है। ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।